आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर मोल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता के बारे में समझेंगे। हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो मोल अवधारणा दिया गया है ये क्या होता है। हमको पता है कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन की क्रियाएं होती हैं उसमें जो परमाणु अणु या आयन होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए न उनको गिन पाना संभव है न उसको तौल पाना संभव है। मतलब आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना भी जरूरी है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत होती है जिससे हम यह बता सकें कि हमने कौन सा केमिकल कितना लिया है या उस केमिकल में परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी है। इस चीज़ को बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? मोल की। तो मोल क्या है? मोल एक प्रकार से यूनिट है जो यह बताता है कि आपने जो केमिकल लिया है, अगर उसकी मात्रा आप ग्राम में जानना चाहते हैं तो ग्राम में बताता है। यदि आप उसकी मात्रा कणों के रूप में जानना चाहते हैं तो कणों के रूप में बताता है। तो मोल एक प्रकार से यूनिट है किसका? हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें उपस्थित जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं या विकारक पदार्थ होते हैं उनका, या उससे प्राप्त जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसका ये एक मेजरमेंट है। तो हमें समझना है कि आखिर मोल किस प्रकार से इसको हम अपने उपयोग में लेते हैं। मतलब हम पदार्थों को मापने तौलने के लिए किस प्रकार से हम मोल को उपयोग में लेते हैं। मोल इसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। स्मॉल एन मतलब मोल होता है। तो मोल की परिभाषा क्या है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहा जाता है। क्या? कार्बन 12, हमको पता है कि कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। तो हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है, कणों की संख्या मतलब कणों के रूप में आप क्या ले सकते हैं? जो हमारे पास कण है वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो इस तरह से और भी आप ले सकते हैं, इत्यादि हमने लिख दिया, जो भी आप लेना चाहते हैं जो कणों में आते हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है उसको हम कहते हैं मोल। ये होती कितनी है? ये 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। कण मतलब आप फिर से यहाँ पे परमाणु अणु या आयन मान सकते हैं। अगर इतना आप ले रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने मेजरमेंट करने के लिए क्या लिया है। अगर परमाणु लिया है तो ये परमाणु होगा, अगर अणु लिए हैं तो अणु होगा, या अगर आपने आयन लिया है तो ये आयन होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मोल में क्या लिया है। तो मोल क्या है? मोल एक प्रकार से बेसिकली मेजरमेंट का तरीका है। जैसे हम अगर पदार्थ को तौलते हैं तो जैसे सामान्यतः हम केजी में तौलते हैं तो केजी में हमें पता चल जाता है कि केजी में हमारे पास सामान कितना है। तो वैसे ही आप इसको भी समझ सकते हैं कि मोल जो होता है वो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को तौलता है और बताता है कि यह कितना है। दूसरा इसी का ये आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक मोल वह संख्या है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, उसको हम एक मोल कहते हैं। आप दूसरा इसको इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। और इसी को हम अवगाड्रो संख्या भी कहते हैं। इसी को हम अवगाड्रो संख्या Na भी कहते हैं। अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे कि अवगाड्रो संख्या कैसे निकाला जाता है। और ये हमारे पास जो कण है 6.022 इंटू 10⁻23 जो एक मोल में उपस्थित कण है, ये किस प्रकार से निकाला गया है, जिसको हम Na कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि हमारे पास जो एक मोल होता है, ये एक मोल आप इसको समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास एक मोल होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण के। और यह बराबर किसके होता है? अवोगाड्रो संख्या के। अवोगाड्रो
अवोगाड्रो भी लिखा जाता है, अवोगाद्रो भी लिखा जाता है। हिंदी में अवोगाद्रो होगा, इंग्लिश में अवोगाड्रो होगा। अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है, जिसको हम n कहते हैं। इस मोल से हमें 4-5 प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। इसको हमारा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो पहली जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है? तो इससे पहली जानकारी हमें मिलती है ये कि जो एक मोल होता है, तो एक मोल में 1 मोल में जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट या इकाई होते हैं। इकाई हम क्यों कह रहे हैं? इकाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये परमाणु भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो ये तो फिक्स हो गया कि 1 मोल जो होगा ये 1 मोल बराबर, थोड़ा बड़ा लिख ले रहे हैं, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई होता है। इकाई हमने इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हैं? परमाणु ले सकते हैं, अणु ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं। आपके पास जो भी कण उपस्थित हैं उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है, परमाणु हो सकता है। इसीलिए हमने इस सब को एक नाम से सिर्फ इकाई के रूप में लिख दिया है। इकाई एक यूनिट को शो करता है, एक मात्रा को शो करता है। तो परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, ऐसे आप और भी समझ सकते हैं। दूसरी हमें मोल से क्या जानकारी मिलती है? दूसरी बात हमें मोल से ये प्राप्त होता है कि जो मोल होता है वो 1 मोल में, या आप यूं कहें तो एक जो हमारे पास परमाणु होता है उसका जो भार होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, या 1 मोल जो बराबर होता है किसके? एक परमाणु के भार के। जैसे हम अगर बात करते हैं सोडियम की, सोडियम मतलब Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जो भी होता है आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद से इसका जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। तो सोडियम जो हमारे पास एलिमेंट है या परमाणु है, तो इस सोडियम का जो परमाणु 23 ग्राम है, ये जो 23 ग्राम है, इस 23 ग्राम में जो उपस्थित कणों की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी, तब ये 1 मोल के बराबर होगा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का जो भार होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। यहां से दूसरी बात क्या पता चल गई कि परमाणु भार जो होता है बराबर किसके होता है? 1 मोल के। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि सोडियम जो होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 ही होता है। तो इसका जो मात्रा है 23 ग्राम, ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। तो सोडियम परमाणु का जो 23 ग्राम मात्रा है वो 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह से आप दूसरा भी पदार्थ ले सकते हैं, दूसरा भी परमाणु ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। तो उसकी कितनी मात्रा होगी? तो उसकी 35.5 ग्राम जो मात्रा होगी वो 1 मोल के बराबर होती। तो दूसरा इससे जानकारी क्या मिल गया मोल से कि जो 1 मोल होता है वो परमाणु के भार के बराबर होता है। आप चाहे परमाणु कोई भी ले लें, ठीक। दूसरी जानकारी क्या मिलती है हमें मोल से? दूसरी हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पास जो अणु होते हैं, अभी तो हमने परमाणु की बात की थी, तो परमाणु हमने सिर्फ सोडियम लिया था। अगर हम अणु ले लें तो अणु क्या होता है? जैसे हम अणु ले लेते हैं H2O। H2O एक प्रकार का अणु है, Na2CO3। Na2CO3 एक प्रकार का अणु है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास अणु होते हैं उनकी जो अणुभार या सूत्रभार होता है, इसी के अगर सूत्रों को हम लिख दें, जैसे हम लिख लें इसकी सोडियम Na2CO3 को अगर हम लिखें इसका अणुभार या सूत्रभार कितना होगा, तो सोडियम को हमें पता है कि सोडियम का 23 होता है और यहाँ पे 2 सोडियम है, Na2 है। तो Na2 मतलब 2 × 23 प्लस कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो उसका परमाणु भार 16। तो 3 हमारे पास ऑक्सीजन है तो 16 × 3,
तो कितना होगा, ये देखिए इसका अणुभार या सूत्रभार, इसी को अणुभार ही बोलते हैं, इसी को सूत्रभार, सूत्र के द्वारा इसका भार निकाला गया इसलिए सूत्रभार, या ये अणु है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक अणु है इसलिए इसको आप अणुभार भी बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा 23 दूना 46 हो गया, प्लस 12 प्लस 16 तियाँ 48, ये हमारे पास हो गया। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 6 16 6 और हासिल 1 4 1 5 5 4 9 9 1 10, ये हो गया हमारा 106 ग्राम। तो सोडियम का जो अणुभार या सूत्रभार है वो 106 ग्राम के बराबर है, और ये जो बराबर होगा ये किसके होगा, 1 मोल के। तो किसी भी अणु का या यौगिक का जो हमारे पास भार होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। 106 ग्राम जो हमारे पास भार है किसका, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि इसका ये हमारे पास दो हमने मोल से संबंधित जानकारियां दी। एक कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 इकाई होता है। इकाई की जगह आप परमाणु भी ले सकते हैं, अणु भी ले सकते हैं, आयन भी ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 मोल जो होगा वो बराबर होगा इतने परमाणु के या कणु के या आयन के। दूसरा हमने क्या कहा कि किसी भी परमाणु का जो भार होता है, परमाणु मतलब आपके पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारे पास एलिमेंट दी गई है उनका जो परमाणु होता है, उनका जो भार होता है, उस परमाणुओं का जो भार होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। जैसे हमने सोडियम को लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इसका जो परमाणु भार है वो 23 है। तो 23 ग्राम जो भार होगा सोडियम का वो 1 मोल के बराबर होगा। आप दूसरा एग्जाम्पल इसका क्लोरीन ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, उनकी जो मात्रा होगी वो इसके 1 मोल के बराबर होगी। तीसरा हमें क्या बताया कि हमारे पास जो अणु होते हैं या यौगिक होते हैं, हमारे पास H2O क्या एक प्रकार का अणु है, Na2CO3 क्या एक प्रकार का यौगिक है। तो ये हमारे पास जो यौगिक होते हैं इनका जो अणुभार होता है या सूत्रभार होता है वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। और इसकी एक और जानकारी क्या हमें मिलती है, तो इसकी जो हमें एक और जानकारी क्या प्राप्त होती है कि इसके 1 मोल का जो आयतन होता है, 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये एक आप याद रख सकते हैं कि अगर कहीं आपको 22.4 लीटर आयतन दिया गया है इसका मतलब है कि वह 1 मोल के बराबर है, या 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। अगर आप इसको मिलीलीटर में बदलना चाहते हैं तो हमको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 22.4 लीटर बराबर 22.4 गुणे 1000 बराबर हो जाएगा 1 यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद से 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 22,400 मिलीलीटर आयतन हो जाएगा। तो ये रही हमारे पास मोल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप दो तरीके से इसका परिभाषा दे सकते हैं, ये कि 1 मोल कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की वह संख्या है जो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। या अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि 6.0223 × 10⁻, लिखा है तो इसका मतलब वो 1 मोल के बराबर होगा, और इसी को हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। उससे संबंधित हमने आपको 4 जानकारियाँ दी हैं। अब इसका अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे एवोगाड्रो संख्या। अब हम इसको समझते हैं कि एवोगाड्रो संख्या में इतनी संख्याएं कैसे आई, मतलब जो एवोगाड्रो संख्या होता है उसमें जो कणों की संख्या होती है वो इतना ही क्यों होता है। हमने अभी आपको मोल के बारे में बताया कि हमारे पास जो 1 मोल होता है वो 6.022 × 10⁻23 कण के बराबर होता है, ये हमने आपको अभी बता दिया है। वहीं पे हमने एवोगाड्रो के बारे में बताया था। अब हम ये समझते हैं कि जो एवोगाड्रो संख्या Na होता है वो 6.022 × 10⁻23 को कैसे लाया गया है या उसके बराबर कैसे होता है। उससे पहले आप एक बात ये समझ लीजिए जो बहुत ही बेसिक है कि अगर कहीं पर 1 मोल
हाइड्रोजन लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 मोल हाइड्रोजन लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की जो कणों की संख्या हो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है। यह हाइड्रोजन परमाणु को दिखाता है 1 मोल, कितने हाइड्रोजन परमाणु को, इतने हाइड्रोजन परमाणु को। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि 1 मोल ये क्या था, ये परमाणु था। हम 1 मोल अणु लेते हैं, तो अणु के रूप में हम क्या लेते हैं, हम अणु के रूप में CO2 ले लेते हैं। तो CO2 एक अणु है, मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल CO2 बराबर कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 अणु होगा। मतलब 1 मोल CO2 अणु जो होता है उसमें जो कणों की संख्या होती है किसकी, CO2 की, वो 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 अणु होता है। आप इसी तरह से आयन को ले सकते हैं, 1 मोल आयन, 1 मोल आयन, आयन के रूप में आप क्या ले सकते हैं, सोडियम जैसे है, क्लोरीन है, ये सब आयन है, तो इसको आप ले सकते हैं। तो 1 मोल जो आयन होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 आयन के बराबर होगा। तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल बेसिक कुछ है नहीं, उसके साथ जो हमारे पास यूनिट जुड़ जाएगा वो उसी यूनिट की संख्या को बताएगा 1 मोल। अगर 1 मोल में आपने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो इसकी जो 1 मोल की संख्या है वो हाइड्रोजन की संख्या को ही बताएगी। अगर आप 1 मोल CO2 लेते हैं तो 1 मोल में जो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23 ये किसकी संख्या बताएगी, CO2 की। तो इसी तरह से आप ऐसे भी ले सकते हैं, 1 मोल NaCl ले लिए तो उसमें जो कणों की संख्या होगी वो इतना होगी, किसकी, NaCl की। तो यही बेसिक मतलब था 1 मोल का। अब इसके बाद हम जो अभी हमने आपको बताया था अवोगाड्रो संख्या, अब उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अवोगाड्रो अवोगाड्रो संख्या या अवोगाड्रो नंबर। हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो अवोगाड्रो संख्या होता है वो 1 मोल में जो उपस्थित परमाणु या अणुओं या आयनों मतलब कणों की जो संख्या होती है वो अवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। तो अवोगाड्रो संख्या Na बराबर कितना होता है, ये Na कैपिटल लेटर में Na 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ये क्या होता है, ये अवोगाड्रो संख्या होता है। लेकिन ये अवोगाड्रो संख्या आया कहाँ से, तो ये अवोगाड्रो संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है वहीं से प्राप्त किया गया है। कैसे, अब उसको हम समझ लेते हैं। तो अवोगाड्रो जो संख्या होता है, यहाँ पे अवोगाड्रो होगा, अवोगाड्रो संख्या बराबर होता है कार्बन 12 परमाणु का भार बटा कार्बन के 1 परमाणु का भार। अवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है, ये कार्बन, देखिए अवोगाड्रो संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या से ही प्राप्त किया गया है, ठीक। लेकिन ये होता क्या कितना है, इसको निकालने के लिए जो फार्मूला हमको मिला वो मिला अवोगाड्रो संख्या बराबर कार्बन 12 का परमाणु भार बटे में कार्बन के 1 परमाणु का भार, और प्रयोगों द्वारा, प्रयोग के द्वारा हम बता रहे हैं, प्रयोगों द्वारा कार्बन के 1 परमाणु का जो भार होता है, एक कार्बन बराबर 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर होता है। प्रयोगों द्वारा, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, प्रयोगों द्वारा जो एक कार्बन का जो भार है वो 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर होता है। और कार्बन 12 का जो हमने परमाणु का भार लिया है वो 12 ग्राम होगा। तो यहाँ से आप अवोगाड्रो संख्या निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, अवोगाड्रो संख्या
अवोगाड्रो संख्या बराबर कार्बन 12 का 12 ग्राम, तो ये हो गया 12 ग्राम बटा एक कार्बन का परमाणु भार कितना लिया है हमने 1.992 इंटू 10⁻20 माइनस 23, तो 1.992 इंटू 10⁻माइनस 23 ये ग्राम है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये जो Na सोडियम मतलब अवोगाड्रो संख्या Na बराबर, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 6.022 इंटू 10⁻23, ये माइनस 23 ऊपर जाएगा प्लस 23 होगा, यूनिट के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप यूनिट की जगह पे आप परमाणु ले सकते हैं, अणु ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया है। तो एक अवोगाड्रो संख्या जो होता है वो क्या बताता है कि उसमें जो उपस्थित कणों की संख्या होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो सकती है, होता है। लेकिन यूनिट के रूप में आप जो भी चाहे ले सकते हैं, परमाणु ले सकते हैं, अणु ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं। आप यहाँ से अब सोचें कि अगर हमने एक अवोगाड्रो संख्या किसका लिया, एक अवोगाड्रो संख्या अगर हमने परमाणु का लिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं परमाणु, तो एक अवोगाड्रो संख्या जो परमाणु का होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो इसके बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के, क्योंकि हमने इसके यूनिट के रूप में परमाणु लिया। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि एक Na मतलब एक अवोगाड्रो संख्या किसका ले सकते हैं, अणु का ले सकते हैं, तो उसमें भी जो परमाणुओं की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होगा। या अगर आप आयन ले लेते हैं, एक अवोगाड्रो संख्या आयन ले लेते हैं, तो आयन 6.022 इंटू 10⁻23 आयन के बराबर होगा। तो यहाँ से 3-4 चीज़ें हमको पता चलती हैं किससे, अवोगाड्रो संख्या से, कि अवोगाड्रो संख्या एक अवोगाड्रो संख्या में 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट, हमने यूनिट लिया है, तो यूनिट की जगह पर परमाणु ले सकते हैं, अणु ले सकते हैं, आयन ले सकते हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसकी यूनिट को चेंज करते जाएंगे, एक अवोगाड्रो संख्या में मिलने वाली आपको जो यूनिट परमाणुओं की, अणुओं की या कणों की जो संख्या होगी वो इतना होगी। ये हमें अवोगाड्रो संख्या से पता चल गया। और यहीं पे हमें अवोगाड्रो संख्या के बारे में ये भी पता चल गया कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो निकालने के लिए अवोगाड्रो संख्या बराबर कार्बन 12 का परमाणु भार, जो कार्बन 12 का 12 ग्राम हमने परमाणु भार लिया, और एक कार्बन के परमाणु भार और एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है प्रयोगों द्वारा 1.992 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर होता है, जिससे हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल लिया कि जो एक अवोगाड्रो संख्या होती है या अवोगाड्रो संख्या जो होती है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होगा। तो एक अवोगाड्रो संख्या या अवोगाड्रो संख्या बराबर 6.0 इंटू 10⁻20 6.00022 इंटू 10⁻23 यूनिट के बराबर होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया कि अवोगाड्रो संख्या निकाला कैसे जाता है, और उसका ये 3 मतलब हमने समझा दिया। अब हम समझते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उसके बाद हम समझते हैं कि मोलर आयतन क्या होता है। अब हम समझते हैं मोलर द्रव्यमान को। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। तो मोलर द्रव्यमान का परिभाषा पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि मोलर द्रव्यमान आखिर होता क्या है। तो किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया शॉर्ट टर्म में। इसको हम कैपिटल एम द्वारा लिखते हैं। कैसे? इसको हम कैपिटल एम द्वारा लिखते हैं। तो मोलर द्रव्यमान को हमेशा कैपिटल एम द्वारा लिखा जाता है, और इसकी परिभाषा होती है किसी पदार्थ के 1 मोल, 1 मोल मतलब उसमें जो कणों की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी, और उसका जो भार होगा या उसका जो द्रव्यमान होगा उसी को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये तो इसका हो गया परिभाषा। अब इसको समझिए कैसे। हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो अणु होते हैं, तो 1 मोल अणु का जो भार होगा, जैसे हमने ले लिया 1 मोल, क्या लिया, 1 मोल हमने H2O ले लिया, तो इसका भार कितना होगा, तो इसका जो भार होगा वो
आप अगर इसका मोलर मास आप इसका अगर अणुभार निकालें तो कैसे निकलेगा? और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो 16 2 18, ये हो गया 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो भार होगा वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के। हमने आपको जब मोल बता रहा था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर हम कोई परमाणु लेते हैं तो परमाणु का जो भार होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। जैसे सोडियम को हमने लिया था 23 ग्राम, और वहाँ पे हमने Na2CO3 को निकाला भी था कि अगर हमारे पास कोई अणु है या यौगिक है, जैसे मान लीजिए Na2CO3 लिया था हमने, तो उसका जो टोटल भार आया था वो 106 ग्राम आया था, और वो जो 106 ग्राम भार है वो किसके बराबर है? 1 मोल के। तो 1 मोल जो होता है वो किसी भी परमाणु या अणु का जो टोटल भार होता है वो उसके बराबर होता है। तो 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम ये किसका भार है? H2O का। तो 1 मोल जो होगा H2O का जो भार होगा वो 18 ग्राम के बराबर होगा, और यही इसका मोलर मास कहलाता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास किसी भी परमाणु या अणु के जो कुल भार होता है 1 मोल में, वही उसका मोलर मास कहलाता है। तो 1 मोल में जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 1 मोल में जो कणों की संख्या होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो अगर हम 1 मोल H2O लेते हैं, 1 मोल क्या हमने लिया? 1 मोल H2O, तो इसमें जो कणों की संख्या होगी किसकी होगी? H2O की होगी, और कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻23 H2O का होगा, और इसका जो भार होगा, इस इतने सारे कणों का जो भार होगा वो कितना होगा? वो मोलर द्रव्यमान होगा, और हमें इसको निकाल लिए कितना होता है? 18 ग्राम के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मोल में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है उसका जो भार होता है वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। फिर से आप समझ लीजिए, 1 मोल जो कणों की संख्या, 1 मोल जो हमारे पास पदार्थ लेते हैं, पदार्थ अगर आपने जो भी लिया, चाहे आप H2O लिए, चाहे आप CO2 लिए, चाहे जो भी आप पदार्थ ले रहे हैं, उसकी जो कणों का भार होता है वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और 1 मोल H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 18 ग्राम के बराबर होता है। या आप ये कह सकते हैं 1 मोल H2O में जो कणों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 होती है, और यही जो भार होता है उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसी तरह से आप और भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम CO2 की बात करें, CO2, तो 1 मोल CO2, चूंकि CO2 एक अणु है, और 1 मोल CO2 में जो हमने इससे पहले आपको बताते आ रहे थे, 1 मोल CO2 में जो CO2 के अणु होंगे वो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या होंगे? CO2 के अणु, CO2 के अणु। और इन अणुओं की इतने जो संख्या है इनकी, इन अणुओं की जो संख्या का भार होगा या उसका जो द्रव्यमान होगा वही इसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। तो मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं है, बेसिकली ये 1 मोल में उपस्थित जो हमारे पास कणों की संख्या है उसी का भार होता है। अब 1 मोल में आप जैसे मान लीजिए, इसको हम समझाने के लिए ले रहे हैं, हमारे पास एक ये छोटा सा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर 1 मोल हम रखें, मान लीजिए हमने इसमें 1 मोल हमने डाला, और 1 मोल में उपस्थित इतने सारे कण हैं। अब 1 मोल ये किसी भी परमाणु का हो सकता है, किसी अणु का हो सकता है। जैसे हमने अगर यहाँ पे CO2 का लिया, किसका? CO2 का 1 मोल लिया, तो इस CO2 के 1 मोल में उपस्थित जो यहाँ पे कणों की संख्या है, इतना सारे कणों की संख्या है, इसका जो भार होगा, इसका जो भार होगा उसी को हम क्या कहेंगे? मोलर द्रव्यमान। आप यहीं पे CO2 न लेके H2O ले सकते हैं। तो हमारे पास 1 मोल जो H2O होगा उसमें जो कणों की संख्या होगी, उन कणों की संख्या का जो भार होगा वही उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। दूसरा, मोलर आयतन क्या होता है उसको यहीं पे समझ लीजिए। मोलर आयतन, जिसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं।
मोलर आयतन क्या होता है कि एक मोल कणों का जो आयतन होता है वो उसके मोलर आयतन के बराबर होता है। एक मोल कणों का जो भार होता है या द्रव्यमान होता है वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, और एक मोल कणों का जो आयतन होता है उसको मोलर आयतन कहते हैं। और ये इस तरह से परिभाषित किया गया है कि अगर एक मोल कोई मान लीजिए पदार्थ लिया, हमारे पास ये एक कंटेनर है और हम इसमें एक मोल क्या डाल रहे हैं, हम इसमें एक मोल CO2 डाल रहे हैं। तो इस CO2 के एक मोल में उपस्थित जो कणों की संख्या होगी वो इसके अंदर जाके जितना स्थान को घेरेगी वह उसके मोलर आयतन के बराबर होगा। क्या काम में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक मोल CO2 हमारे पास जो होगा उसमें जो कणों की संख्या होगी वो जितना स्थान घेरती है वो उसके मोलर आयतन के बराबर होता है। और यहीं पे समझ सकते हैं कि एक मोल के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो एक मोल, आप CO2 ले चाहे कोई भी पदार्थ ने, एक मोल के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। इतना स्थान एक मोल के द्वारा घेरा जाता है। तो आप इसी को ये भी कह सकते हैं कि जो एक मोल होता है, एक मोल बराबर होता है किसके, ये 22.4 लीटर की। तो मोल निकालने के लिए आपको 3-4 तरीके पता चल गए। अगर आपको कहीं 22.4 लीटर लिखा है इसका मतलब वो एक मोल के बराबर है। ठीक, तो ये 3-4 चीजें आपको समझ में आ गई। मोलर द्रव्यमान भी आपको समझ में आ गया कि एक मोल में उपस्थित जो हमारे पास अणु या परमाणु या आयन होते हैं उनकी जो भार होता है वो उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। और एक मोल क्या आयतन क्या होता है, तो एक मोल के परमाणु अणु या आयनों के द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है वो इसके मोलर आयतन के बराबर होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि मोल, हमारे पास जो मोल की अवधारणा अभी हमने आपको बताया, तो मोल का आगे महत्व क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है।